गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो मंथली मैगजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसी होती है जो कि वीज़ एंड आइस PT 365 में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और वीज़ एंड आइस PT 365 जो है वो आपका फेब मंथ तक ही यहाँ पे जितनी भी करंट अफेयर्स है उसको कवर कर रहे हैं, जो वीज़ एंड आइस की मैं आपको यहाँ पे लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ। बट जो मार्च मंथ की है ये हम लोग इंडिविजुअली यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखेंगे इस बार यहाँ पे जितनी भी टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ये न्यूज़ में क्यों है और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स और डेटाज है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन है। देन क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है 2022, इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, यानी कि पहले की जो कोड है उसको अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। तो देखेंगे कहाँ कहाँ किस प्रोविज़न में अमेंडमेंट की गई है और क्या क्या न्यू यहाँ पे प्रोविज़न ऐड की गई है। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस बार न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में समझेंगे। देन जो इंडिया डेटा एसेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 है, तो इसको ड्राफ्ट किया गया है। जब तक ये कानून नहीं बनता है तब तक तो कोई मतलब नहीं होती है, बट हल्का सा ओवरव्यू मैं आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। फिर यहाँ पे छोटे छोटे न्यूज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल यहाँ पे अनाउंस किया गया, जो कि एग्जामिन करेंगे कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टेट में अप्लाई करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। इट मीन्स कि ऐसा कहा जाता है कि हर एक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। तो अब तक किस राज्य में आपको ये बताना है कि हमारे देश में बस एक ही राज्य है जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो वो कौन सी स्टेट है उसका नाम बतानी है। तो इसलिए अब यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा है उत्तराखंड के CM के द्वारा। तो देखते हैं कि कब यहाँ पे भी आता है, बट इससे पहले हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो आप लोग देखते हो कि हर एक रिलीजन की अलग अलग तरीके के बहुत सारे कानून हैं। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो फिर आपको मैरिज के लिए, सक्सेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डिवोर्स के लिए हर तरीके का एक अलग कानून है। वहीं अगर आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे भी आप देखो कि बहुत तरीके के कानून हैं, जिसमें मैरिज होती है, डिवोर्स होती है, सक्सेशन होता है, हिबा है, तो वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग कानून है। वहीं अगर आप और भी रिलीजन में जाओगे तो और भी डिफरेंट तरीके के कानून आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे देश में आपको ये डिवाइड देखने को मिलेगा कि कानूनी तौर पे ही हमें यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है ना कि एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, एक सिंगल ऐसा कानून होना चाहिए जिसके बेसिस पे अगर मैरिज करनी है या फिर डिवोर्स लेनी है तो ये मैरिज करना और डिवोर्स करना एक ही रूल होना चाहिए हमारे देश में, और ये सारे रिलीजन के लिए एप्लीकेबल हो। हर एक धर्म के लोग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे शादी करते हैं, उनका अपना प्रोविज़न है, उनका अपना प्रोविज़न है डिवोर्स का। तो इससे आप देखो कि हमारे सोसाइटी में डाइवर्जन है, यूनिटी नाम की चीज़ नहीं है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाती है कि एक कानून होना चाहिए जो कि सारे रिलीजियस कम्युनिटी जो है ना वो यहाँ पे उन पे ये एप्लीकेबल हो, चाहे वो मैरिज करना है, डिवोर्स लेना है, इनहेरिटेंस की बात है या फिर एडॉप्शन की बात है। हर एक टॉपिक में एक ही कानून होनी चाहिए। फाइन। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो सिस्टम है आज के डेट में फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉ है, क्योंकि हिंदू में आप देखोगे हिंदू लॉ के तहत बहुत सारे पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ के तहत बहुत सारे पर्सनल लॉ है। तो ये सारे जितने भी पर्सनल लॉ है उनको यहाँ पे हटाना है और एक लौता ऐसा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये आइडिया कहाँ से निकल कर आया, तो हमारे संविधान में आप देखो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसके तहत एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 44 है। 44 है, ये भी आप देखते हो कि यूनिफॉर्म इन नेचर है। तो उसी तरीके से आप लोग को याद करना है कि 44 बोथ आर सेम। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि यहाँ पे भी यूनिफॉर्म है, नंबर भी यूनिफॉर्म है। तो आई डोंट थिंक कि आप लोग को यहाँ पे रिमेंबर करने में कोई भी तरीके की परेशानी होगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 के तहत ही ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स को, उनके राज्य में रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं, और वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करके। इट मीन्स कि एक ही कानून होना चाहिए राज्य में जो कि सारे धर्म के लोग उसको फॉलो करें। फाइन। अब मेजर माइलस्टोन देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि आप देखो इस पर डिबेट डिस्कशन आज से नहीं कई सालों से हो रहा है, कई सदियों से हो रहा है, ठीक है, कई डिकेड से हो रहा है, ये मैं बोल दूँगी। तो पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये आइडिया आया कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुई। तो यहाँ पे आप देखो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ ऐसा ही है। 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में उनके यहाँ इस तरीके का एक सिमिलर कोड्स लाया गया। इट मीन्स कि वहाँ एक ही कानून है जो कि सारे लोग फॉलो करते हैं। फिर फ्रेंच कोड है 1804 का, जिसमें कि जो सारे फॉर्म्स थे, कस्टमरी हो गए, स्टैट्यूटरी लॉज हो गए, जो कि उस टाइम पे प्रिवेल करते थे, उसको रिप्लेस किया गया एक यूनिफॉर्म कोड से। इट मीन्स कि आज के डेट में आप जो हमारे देश में देखते हो कि इतने सारे कानून हैं, तो उनको रिप्लेस करके एक ही कानून लाया जाएगा। तो
ये चीज़ें ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में और फ्रेंच में हो चुका है, तो वहाँ से ये आइडिया हमने भी अडॉप्ट किया है कि चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, हम लोग भी अपने देश में इसको कभी ना कभी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारे देश में जब इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी देखते हैं कि जो स्वतंत्रता थी उनसे पहले हमारे देश में क्या था, तो लेक्स लॉ की रिपोर्ट है एक 1840 की, जिसमें ये बताया गया है कि अगर यूनिफॉर्मिटी रहती है, अगर हमारे देश में इंडियन लॉ में एक यूनिफॉर्मिटी रहती है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्यों नेसेसिटी है, क्यों ज़रूरत है। बट यहाँ पे पर्सनल लॉज जो हिंदू और मुस्लिम का है, इसको यहाँ पे इस तरीके के कोडिफिकेशन से बाहर रखा गया। ये भी रिकमेंड किया गया था लेक्स लॉ की आपका रिपोर्ट के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ये बनाया गया है। एक्चुअली जो रिकमेंडेशन 1814 में दी गई थी, 40 में दी गई थी, उस टाइम ही ये रिकमेंडेशन था कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बोथ कम्युनिटीज़ जो है अपने हिसाब से वो लोग अपना पर्सनल लॉ बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे देश में इतने सारे कानून हैं, बट ठीक है, वो तो उस समय दिया गया था ना, आज के डेट में सिनेरियो डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग को उस हिसाब से यहाँ पे चलना होगा। एक और कमेटी का नाम याद रखिएगा जो कि है BN राव कमेटी, जो कि 1941 में इसको फॉर्म किया गया था और हिंदू लॉ को कॉडिफाई करने के लिए, जिसमें कि रिकमेंड किया गया था हिंदू लॉ में इतने सारे कानून हैं, शादी के लिए अलग है, डिवोर्स के लिए अलग है, इनहेरिटेंस के लिए अलग है, एडॉप्शंस के लिए अलग है, तो इन सब का जो अलग अलग है उसके लिए यहाँ पे कॉडिफाई करना है, जो कि इक्वल राइट्स यहाँ पे विमेन को भी दे। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत आप जब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो आपको मेल डोमिनेंस जैसा जो है वो फीलिंग्स आएगी कि महिलाओं को उस हिसाब से जो है ना उनको उतना राइट्स दिया गया, ना उतनी डिग्निटी दी गई, ना उनको उतना वैल्यू दिया गया अकॉर्डिंग टू द लॉ मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए कानूनी तौर पे भी अब उनको भी उस हिसाब का इक्वालिटी देना चाहिए। ये चीज़ें कही गई थी BN राव कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत। ठीक है, अब हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद जो है 1954 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट निकल कर आया, जिसमें कि आप देखो कि सिविल मैरिज रहा, यानी कि कोई भी बस सिटीजन को अगर शादी करनी है, चाहे वो कोई भी धर्म से कोई भी कास्ट से बिलोंग करे, इट डजेंट मैटर, अगर उनको शादी करनी है तो कानूनी तौर पर वो एक ही कानून के तहत यहाँ पे शादी कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया। 4 मेजर इनैक्टमेंट है, यानी कि अगर हम लोग हिंदू लॉ के तहत देखें तो आपको 4 कानून देखने को मिलेगा। एक है हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके तहत आपका यहाँ पे शादी वगैरह होती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जिसमें प्रॉपर्टी का आपका बंटवारा होता है। हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट है, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं उनकी गार्जियनशिप के बारे में पूरी तरीके से कानूनी तौर पर रखा गया है। साथ ही साथ हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है। मेंटेनेंस के लिए भी आप देखते हो आफ्टर डिवोर्स या फिर बहुत तरीके का मेंटेनेंस जो है किस तरीके से यहाँ पे देना है वेमेन को और बच्चों को, तो वो भी यहाँ पे रखा गया है। तो ये 4 कानून हैं जो कि बेसिकली हमारे हिंदू लॉ में देखा जाता है, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे सबसे पहली जो यहाँ पे जजमेंट है शाह बानो केस 1985 का, जिसमें पार्लियामेंट के द्वारा ये कहा गया था कि कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। फिर सेकंड है यहाँ पे मिसेस जॉर्डन डिंकर वर्सेस SS चोपड़ा, जो कि 1985 में आया था। इसमें बेसिकली एम्फेसाइज किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। फिर है सरला मुडगल केस 1995 का, जिसमें कि ये फिर से कहा गया था कि पार्लियामेंट को ये देखने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे फ्रेम किया जाए। देन यहाँ पे शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2017, जिसमें यहाँ पे कहा गया था कि जो तलाक़ बिद्दत है, ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट तलाक दिया जाता था, उसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत। तो ये 4 ऐसे जजमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रांगली यहाँ पे आप देखो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट आते हैं। सबसे पहले आप देखो कि 4 कानून हैं, आप अगर पढ़ना भी चाहो, समझना भी चाहो, तो आप हिंदू लॉ का अलग कानून समझोगे, मुस्लिम लॉ का अलग कानून समझोगे। ठीक है, अगर आपने अगर ग्रेजुएशन भी लॉ से करी है तो आपको ये आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये पता है कि आपको डिफरेंट पढ़ना होगा। उसमें भी आपको डिफरेंट पढ़ना होगा कि मैरिज के लिए अलग है, डिवोर्स के लिए अलग है, सब चीज़ के लिए अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को याद करना होता है, अलग अलग जो है वो बहुत बंडल में आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो जितने भी कानून है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, एकदम से आसान हो जाएगा, यानी कि लोगों को समझने में भी आसानी होगी। फिर जेंडर इक्वालिटी की भी बात की जाती है कि पहले के जो कानून है हमारे हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में, उसमें आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, और सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो एक मेल डोमिनेंस जैसा वो फीलिंग्स आएगा हमेशा। तो इसलिए जितने भी पर्सनल लॉ है, चाहे वो रिलीजन का हो, वो कहीं ना कहीं विमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या एक तरीके से या फिर किसी भी तरीके से आप देखोगे कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, भेदभाव है ही। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिश्चियन विमेन की बात करें तो वो अगर आप देखो कि एडल्ट्री के बेसिस पे जो है वो डिवोर्स नहीं ले सकती, यानी कि अगर उनके हस्बैंड के द्वारा एडल्ट्री यहाँ पे
अगर एडल्ट्री कमिट किया गया है तो भी यहाँ पे क्रिश्चियन विमेन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो डिवोर्स ले सके। और यही चीज़ें हमारे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में, हिंदू लॉ में तो एप्लीकेबल है ही, ठीक है। साथ ही आप देखो कि जो डॉटर्स है उनको डिप्राइव किया गया है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे उनको जो है प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, वो भी यहाँ पे मित्राक्षा के तहत और एक हिंदू लॉ के तहत स्कूल है। फिर आप लोग देखो कि यहाँ पे लता मित्तल केस आया था 1985 का, जिसके तहत ये कहा गया था कि हाँ, हिंदू डॉटर जो है अब उनको इक्वल राइट्स मिलेगा जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे। तो ये इस चीज़ों को टाइम टू टाइम अमेंड करके जो है यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया। तो इसी बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा जो है विमेन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन है हर एक लेवल पे। साथ ही इंडिविजुअल अगर विमेन की बात करें जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए काफ़ी चैलेंज किया जाता है कि डिस्क्रिमिनेटरी आस्पेक्ट है पर्सनल लॉ में। अगर आप देखोगे तो उसमें जो है बहुत तरीके की यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखते हो कि इंडिविजुअल विमेन जो है ना वो यहाँ पे चैलेंज करती है, ठीक है। और मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न है कि फोर्स्ड मैरिज होती है और मर्डरस अटैक होता है। कई बार आप देखो कि इंटरकास्ट अगर मैरिज करते हैं तो ऑनर किलिंग भी हो जाता है, तो इस तरीके की भी चीज़ आपको देखने का मिलेगा। इंटर रिलीजन मैरिज भी होती है तो इसमें भी ऑनर किलिंग की बात हो जाती है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इक्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हमेशा रहता है। और इसके अलावा आप देखो तो बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज़ भी है, जैसे एडल्ट्री हो जाता है, बाईगेमी है, पॉलीगेमी है, डिवोर्स है। तो ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके बेसिस में आप देखो कि महिलाओं को उतना अधिकार नहीं है जितना मेल को अधिकार है, ठीक है। राइट्स जो यहाँ पे दी गई है विमेन को वो बहुत कम है। वहीं अगर आप देखोगे कि 497 ये सेक्शन है आईपीसी का, जिसको कि यहाँ पे आपका स्टक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि एडल्ट्री की जो केस है वो 498 में आती है, तो सॉरी 498 है जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो इसमें एडल्ट्री की केस थी और ये कहते हुए यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया था कि यहाँ पे महिलाएं जो होती है, विमेंस जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है हस्बैंड की। इक्वालिटी होनी चाहिए विमेन और मतलब कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी ने भी अगर एडल्ट्री कमिट की है तो दोनों को यहाँ पे इक्वली पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। साथ ही आप देखो कि बहुत सारे जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उसके द्वारा भी यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे शाह बानो केस अगर 1985 का देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है ना कॉमन सिविल कोड के लिए थोड़ा सोचे और इसके लिए यहाँ पे काम करे, क्योंकि एक नेशनल हार्मनी और इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो फंडा है अंडर आर्टिकल 14 वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। वहीं अगर 1995 की सरला मुडगल केस देखें तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि पार्लियामेंट को अब तो ये ज़रूरत है कि वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को फ्रेम करें जिससे हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन आए। देखिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हम लोग बात करते हैं, बट हमारे ही देश में आप जब झांक के देखोगे और कानून में ही झांक के देखोगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और जो डिवीज़न है वो आपको आराम से देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ और बात करें तो सेकुलर रिपब्लिक है। सेकुलर रिपब्लिक हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में सेकुलर है कि हम लोग किसी भी धर्म या फिर जाति को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेकुलर रिपब्लिक है तो एक तो कॉमन लॉ होना चाहिए सारे सिटीजन के बेसिस पे। अगर हम लोग यहाँ पे धर्म जाति को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बींग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, तो क्यों नहीं कॉमन लॉ होना चाहिए। बहुत सारे प्रैक्टिसेस है जो कि रिलीजियस ट्रेडिशन के द्वारा जो किया जाता है ना वो काफ़ी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑड होता है। इट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स आप देखो जो हमारे पार्ट 3 में है उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो जैसे ट्रिपल तलाक है, तो ट्रिपल तलाक में भी आप देखते हो कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो विमेन की है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉयलेट होती है। तो उसके बेसिस पे भी आप देखो कि और भी ऐसे कानून है, प्रोविजन है पर्सनल लॉ में जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विमेन को यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट होती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो लैक है हमारे देश में, इससे जो चांसेस है ओवरऑल डेवलपमेंट का, एक बेटर तरीके से हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे हमेशा आर्गूमेंट जो है फेवर में कहा जाता है कि हाँ ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जितनी भी कानून है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर आपने लॉ पढ़ रखे है या पढ़ रखी है तो ही आपको समझ में आएगा कि कानून एक्चुअली उसमें है क्या क्या प्रोविज़न। लेकिन आम जनता को ये समझने में काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि कानून तो इतने सारे हैं कि मत पूछिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे निकल कर आएगा। बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट है जिसके द्वारा यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया जाता है। साथ ही कुछ अदर्स भी पॉइंट है जो कि हमने देखा यहाँ पे। अब इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट क्या है, कई बार यही कहा जाता है, देखिए डिबेट डिस्कशन यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत चल रहे हैं, तो कुछ लोग इनके फेवर में होते हैं, कुछ लोग इनके अगेंस्ट में होते हैं। जो अगेंस्ट में होते हैं
वो यहाँ पे डोमिनेट कर जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न रिलीजन के लोग हैं, तो उनके लिए उनको एक फ्रीडम दिया गया है। और हमारे देश में डाइवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक कॉमन लॉ लेकर आ जाएंगे तो डाइवर्सिटी नहीं दिखेगा। तो यूनिफाइड नेशन जो है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम लोग को यूनिफॉर्मिटी ही शो करना है। साथ ही आप देखो कि सेकुलरिज्म्स तो वर्ड है यहाँ पे, जिसका मीनिंग है कि हम लोग को सिर्फ ये एश्योर्ड करना है कि किसी भी फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस की एक्सप्रेशन होनी चाहिए। इट मीन्स कि हम लोग को ये एश्योर्ड करना है कि हमारे देश में जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को उनको इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिफरेंट तरीके के कानून है उसको भी हटा के हम लोग एक ही कानून लेकर आए, तो ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। बहुत सारी कंट्री है जो कि आज के भी डेट में आप देखो कि ये जो डिफरेंस है ना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सब इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ आज के भी देश में है, आज के भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो उसी के बेसिस पे कहा जा रहा है कि हमारे देश में अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो ये कोई गलत बात नहीं है। साथ ही सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है कि नो यूनिफॉर्मिटी इवन इन सिविल लॉज। अगर हम लोग देखें जो नॉन रिलीजियस मैटर में भी बहुत सारे ऐसे सिविल लॉज है, तो उसमें भी तो कोई यूनिफॉर्मिटी है नहीं। अगर हमारे इंडियन कानून में आप देखोगे तो यूनिफॉर्म कोड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे फॉलो किया जाता है सिविल मैटर में। सिविल मैटर में आप देखो कि एक ही कानून है, जैसे सीपीसी आप देखते हो, सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पे जो सिविल केसेस में जो यहाँ पे हमारा कानून है वो सबके लिए एक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो, या फिर यहाँ पे अधिकतर विमेन को डिस्क्रिमिनेट भी नहीं किया जाता है। तो सिविल केसेस में अगर हम लोग देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इवन एविडेंस एक्ट है, ये सबके लिए एक ही लागू होता है। तो फिर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट किया गया है कुछ सर्टेन मैटर में, तो इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इवन सिविल लॉज में भी आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे कानून हैं, यानी कि डाइवर्सिटी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। साथ ही आप देखो कि लॉ कमीशन के द्वारा भी इसको सपोर्ट नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो यही है, इसको आप लोग जो है स्टार मार्क कर सकते हो। अगेंस्ट में अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट को ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो कि 2018 में लॉ कमीशन के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना ही ये नेसेसरी है, ना ही डिज़ायरेबल है किसी भी स्टेज में। रादर ये सजेस्ट किया जाता है कि सारे पर्सनल लॉ को कॉडिफाई किया जाए। ठीक है, जो भी यहाँ पे आप देखते हो स्टेरियोटाइप तरीके की जो यहाँ पे आपका जो भी प्रोविज़न रखा गया है उसको हम लोग यहाँ पे जो है उसको अमेंड कर सकते हैं, और जो भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे वायलेट करते हैं उसको हम लोग सोच विचार करके अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम लोग अपने देश में इम्प्लीमेंट कर दे तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएगी, यानी कि एक कानून आएगा तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें कही गई है लॉ कमीशन के द्वारा। पॉलिटिकली भी आप देखो ये काफ़ी सेंसिटिव इशू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम लोग इशू देखें तो इसको तो हर एक लेवल पे कई तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। शाह बानो से लेकर आप सरला मुदगल केस तक देख सकते हो कि कोड जो है ना, यहाँ पे भी ये कहा गया कि वेदर सेकुलर स्टेट जो है कोड लाना चाहिए, इस तरीके का सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे तो आपको पता है कि उस राज्य में रहने वाले जितने भी रिलीजियस बेसिस पे जो लोग हैं उनके जो पर्सनल कानून है जिससे कि उनका सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा। और फिर पॉलिटिशियन क्या करते हैं, पॉलिटिशियन को तो वोट बैंक से ज़रूरत है, वोट बैंक से लेना देना है, उनको थोड़ी डेवलपमेंट से लेना देना है या फिर किसी भी तरीके से हमें जो है सोशल हार्मनी होना चाहिए। तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके लिए तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि अगर वो अपने राज्य में ये काम कर दे कि हाँ सारे जो रिलीजन है, जैसे आप हिंदू मुस्लिम लॉ का देखते हो, उसको अगर एक कॉडिफाई करके एक कानून बना दें तो फिर आप लोग जानते हो कि बहुत सारे लोग जो है इसके अगेंस्ट में ही खड़े होते हैं, फॉर में तो होते नहीं है। तो ये एक अलग इशू निकल कर आएगा, पॉलिटिशियन की हार हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल विल की कमी आपको देखने को मिलेगा, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। अब रोड अहेड में कहा जा रहा है कि अब क्या ज़रूरत है कि हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। एक बार आप एजुकेट हो जाएंगे और एक बार आप ये कास्ट और रिलीजन बिलीफ से अगर आप यहाँ पे ऊपर उठ जाओगे, आपको लगेगा कि हर एक इंसान इक्वल है, इंसानियत पहले होना चाहिए, ना कि पहले धर्म और जाति ये सारी चीज़ें देखे। तो जैसे कास्ट और रिलीजियस बिलीव्स जो है ये इनसेपरेबल है फ्रॉम द माइंड्स ऑफ सिटीजन्स, विच इज़ ट्रू। तो अगर हम लोग इस तरीके की चीज़ों को हटा दें, ये तभी हो सकता है कि जब आप एजुकेट हो जाओ। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे एजुकेट करना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे मीडिया सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सोशल मीडिया की भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, तभी हम लोग इस तरीके के यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो लॉ कमीशन की पेपर थी 2018 में, उनके द्वारा ये कहा गया था ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। जो हर एक कानून में एक कंप्लेन ये निकल कर आ रहा है कि विमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, विमेन को उस तरीके से इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो जो मेन मुद्दा है उस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल सही है कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेशन हटानी है। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि विमेन को हर एक तरीके के यहाँ पे राइट्स दिया जा रहा है, कानून में इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, तो ये चीज़ें होगा तो ऑटोमेटिक हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि बहुत सारे विमेंस ग्रुप है, जैसे सहेली है, विमोचा है, फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन है, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स टीम है। तो ये सब क्या है ना कि कुछ ड्राफ्ट करते रहते हैं, कुछ बनाते रहते हैं जिसमें कि टेक्निकल डिटेल्स हो, जेंडर जस्ट को लेकर, सेक्युलर फैमिलीज लॉ को लेकर। तो ऐसे कुछ विमेंस ग्रुप भी है जो कि अपने अकॉर्डिंग ये ट्राई करती है कि उनको उनके लिए भी पूरी तरीके से उनको राइट्स मिले और पूरी तरीके से जो है उनको यहाँ पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ ही आप देखो कि पीस मील अप्रोच को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही वन गो में यहाँ पे एकदम से इम्प्लीमेंट करना है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जो हमारे देश में ये प्रोविज़न है, आप प्रियम्बल भी पढ़ते हो तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन देखते हो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहाँ पे जो गोल है ना, वो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि पीस मील मैनर में यहाँ पे रीच्ड होना चाहिए। जैसे कि रिसेंट अमेंडमेंट जो भी आए हैं एज ऑफ मैरिज को लेकर, पहले क्या था कि यहाँ पे 21 ईयर्स एज था जो कि मेल के लिए था और फीमेल के लिए 18 ईयर्स एज था। अभी आप देखो कि यहाँ पे इसको शारदा एक्ट को अमेंड किया गया है और अब 21 ईयर्स एज जो है दोनों के लिए रख दिया गया है, चाहे वो मेल हो, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इक्वालिटी हर एक बेसिस पे होने लगे, तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि पीस तरीके से, ये शांतिपूर्ण तरीके से ये अप्रोच लिया गया है। इससे आप देखो कि किसी को कोई भी तरीके की परेशानी नहीं है। पहले भी इस टॉपिक पर बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर जो है नेगेटिविटी आई, लेकिन फिर भी आप देखो कि सही तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से इस तरीके के कानून को इम्प्लीमेंट किया गया। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि इस तरीके से हम लोग जो है ना एक पीस मील अप्रोच को अडॉप्ट करें, जो कि ज़्यादा बेटर है। साथ ही पर्सनल लॉ को जो है पब्लिक डिबेट के लिए इसको ओपन करना ज़रूरी है। जैसे आप देखो कि क्रिश्चियन मैरिज और जो डिवोर्स लॉ है 2001 में आया है, इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 की, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का। तो ये सब आप देखो कि कुछ एग्जाम्पल है कि कैसे इसको क्वाडिफाई किया जाए। तो जो भी पर्सनल लॉ है उसको अब ओपन अप कर दो, क्योंकि ये बनाया गया था बहुत पुराना, बाबा आदम ज़माने का कानून है, उसको आज की भी डेट में, दिस इज़ 21st सेंचुरी, जहाँ पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो गई है, लोग ज़्यादा लिटरेट हो चुके हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग आज की डेट में जो है जितने लोग अगर डिबेट डिस्कशन करते हैं उसके हिसाब से इसको यहाँ पे अमेंड किया जाए। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कोडिफिकेशन की बात की जाती है कि सारे पर्सनल लॉ को कोडिफाई करना है। तो कोडिफिकेशन से क्या होगा कि यहाँ पे सर्टेन जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, इक्विटी को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, ना कि एक यूनिफॉर्म कोड को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे ज़रूरत ही है। तो सारे पर्सनल लॉ को कोडिफिकेशन की बात की जाती है और लॉ कमीशन के द्वारा भी सजेस्ट किया गया है कि कुछ सर्टेन मेजर्स लाने की ज़रूरत है मैरिज और डिवोर्स में, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट किया जाए सारे रिलीजन के लोगों के द्वारा। देखिए ये ऐसे भी रिलीजियस जो भी केसेस होते हैं, दैट्स ऑल आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर। तो हम लोग को उन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, सारे लोगों की जो सेंटिमेंट्स इससे जुड़ी हुई है उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग को इस तरीके का काम करना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को बाद में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उससे पहले क्या है कि जो भी लूप होल है और ड्रॉबैक है उनको हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरी डिटेल में समझ में आई होगी। तो देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में और स्टेट पीसीएस में, तो इसलिए आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में पूरी तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या अभी कैसे ओरिजिन हुआ, प्री इंडिपेंडेंस क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हमने यहाँ पे देखी, क्या फेवर में यहाँ पे पॉइंट्स है और अगेंस्ट में क्या पॉइंट है, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे वे फॉरवर्ड कही गई है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है उसको होल्ड करने के लिए। तो अब देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन भी एक ऐसा टॉपिक है ना कि मुझे तो लगता है पता नहीं इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन कभी ख़त्म भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब से यहाँ पे हमारे देश में मोदी जी आए हैं जब से, तब से ये साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चलती आ रही है। मुझे लगता है 2015 से ही इस पे जो है डिबेट डिस्कशन चलती आ रहा है। पता नहीं फाइनली कब ये इम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की क्या बातें की जा रही है।
तो सिंपली है कि इलेक्शन टू ऑल है, यानी कि जो 3 टीयर्स का इलेक्शन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का, तो उसको एक साथ करना है। अब यहाँ पे जो हमारी लोकसभा की इलेक्शन होती है और सारे राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन होती है, इसको एक ही दिन यहाँ पे कंडक्ट कराना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इलेक्शन जो यहाँ पे 3 टीयर इंस्टीट्यूशन का है वो यहाँ पे स्टेट के तहत आता है, एज़ पर द जो हमारे संविधान में कहा गया है। फर्दर जो इलेक्शन हो रहा है 3rd टीयर का, वो डायरेक्टेड और कंट्रोल भी किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है कि इसको सिंक्रोनाइज करना, और साथ ही 3rd टीयर की भी जो इलेक्शन है उसको यहाँ पे लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन के साथ करने का। इट मीन्स कि जो पंचायत इलेक्शन है उसको भी कहा जा रहा है कि सब साथ में करो। पहले तो कहा जा रहा था कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन साथ करना है, अब क्या है कि जो पंचायत लेवल पर भी जो इलेक्शन होती है ना उसको भी एक ही दिन कर डालो। तो अब ये थोड़ा सा तो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, बट देखते हैं कि इस पर और क्या बातें की जा रही हैं। जो टर्म है 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये ऐसा है कि जो इंडियन इलेक्शन साइकिल है, आप देखते हो कि हर साल और एक साल में भी आप देखो कि 2-3 स्टेट की कई बार जो है इलेक्शन होते रहती है, तो इससे जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है हमारे देश में। जो है जितनी स्कीम्स वगैरह है उसके डेवलपमेंट में और उसके प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ जो आम जनता है उनको भी यहाँ पे कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसीलिए क्यों नहीं 5 साल में बस एक ही दिन एक ही बार इलेक्शन होगा और सारे लोग उसमें जम के पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद छुट्टी। तो ये चीज़ें कही जा रही है। इस तरीके के सिनेरियो में देखें तो जो वोटर है ना वो नॉर्मली जो है अपना जो वोट कास्ट करेंगे इलेक्टिंग मेंबर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी सिंगल डे ही करेंगे और सेम टाइम में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको जो है अलग अलग टाइम में दोनों का वोट करना होगा, नहीं। आप एक ही बार अगर यहाँ पे बूथ जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग एक ही टाइम पे दोनों के लिए यहाँ पे वोट कर देंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। इट डजेंट मीन कि जो वोटिंग हमारे पूरे देश में होगा लोकसभा और स्टेट असेंबली का, इसमें आप देखो कि ये सिंगल डे में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंगल डे में कंप्लीट नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आप देश की जानते हो कितनी बड़ी है। तो इसको हम लोग फेज़ वाइज मैनर, जैसे कि स्टेट इलेक्शन भी होता है तो फेज़ वाइज मैनर होता है, तो उस तरीके से हम लोग इसको कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि क्यों ज़रूरत है, क्यों सारे लोग इस पर डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि पेरेनियल इलेक्शन मोड है। आप देखो कि यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी है वो पेरेनियल है। पेरेनियल कहने का मतलब है कि हर बार ये आप देखो कि कभी रुकता ही नहीं है, कभी इसमें फुल स्टॉप है ही नहीं, ये चलते आ रहा है। इलेक्शन जो है ये आपका हमेशा चलते आएगा। 5 साल में आपका लोकसभा का इलेक्शन होगा और हर एक स्टेट का जो है स्टेट असेंबली का आपका 28 राज्य है तो वो होते ही रहता है। बट आप ये कहना है कि यहाँ पे जो 5 साल का जो लोकसभा का टेन्योर है तो एक ही दिन होना चाहिए। 5 साल में बस एक ही बार जो है हमारे यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इलेक्शन बोर्ड ये चलते आ रहा है, ये जो साइकिल है इलेक्शन का, इसको ख़त्म करने के लिए। सेकंड है कि पॉलिसी और गवर्नेंस डेफिसिट है। आप देखो कि यहाँ पे इस तरीके से जो बार बार इलेक्शन आते जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नेंस है वो काम नहीं हो पाती है। डिसीजन मेकिंग जो है ये कहीं ना कहीं स्टेक पे आ जाता है। बहुत सारी जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वेलफेयर स्कीम है, कैपिटल प्रोजेक्ट है, ये सब बहुत ज़्यादा सस्पेंड हो जाती है। तब से सस्पेंड हो जाता है जब से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होता है। तो आपको पता है कि जिस दिन अगर इलेक्शन है उसके 2 महीने पहले ये MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, और इस समय के बाद से लेकर जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ जाता इलेक्शन का, तब तक कोई भी काम नहीं होता है। इट मीन्स कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जितने भी लोगों की वेलफेयर स्कीम्स है, कुछ काम नहीं होता है, सब जगह पूरी तरीके से ठप हो जाती है। तो ये एक डिस्टर्बेंस है, इसलिए इस डिस्टर्बेंस को हटानी है। साथ ही आप देखते हो कि इलेक्शन के टाइम में बहुत खर्च होता है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपको पता है वो करोड़ों कितने पैसे वो फेंकते हैं, नोबडी नोज़। तो हर बार आप देखो कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो मनी इनफ्लो और आउटफ्लो है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन यहाँ पे इंडिपेंडेंटली होता है तो पूरी तरीके से इंटायर जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो यहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट कराने में ही होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो। तो ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको यहाँ पे बियर करना होता है, और किसी राज्य का हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है खर्चे पूरे बियर करने होते हैं। तो इससे ह्यूज लॉस देखने को मिलता है, अननेसेसरी यहाँ पे खर्चे होते हैं। 4th पॉइंट है कि इनविजिबल और यहाँ पे कैलकुलेबल सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट है। इलेक्शन ड्यूटीज़ के कारण भी आप देखते हो कि हर एक इलेक्शन का मतलब है कि टीचर मिसिंग फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस, इंटायर रेवेन्यू मशीनरी जो है वो इलेक्शन रिलेटेड काम में है, ऑफिसर्स है, व्हीकल्स है जो कि यहाँ पे इलेक्शन में ही यूज़ हो रहे हैं। इलेक्शन होता है तो ऐसा लगता है कि एक भव्य यहाँ पे फेस्टिवल है जिसमें सबसे पहले तो सारे टीचर्स की यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी लगा दी जाती है। साथ ही और भी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटी कहाँ लगती है, इलेक्शन में लगती है। तो कोई अपना बेसिक तरीके
से जो उनको काम करना है वो काम नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि बैरियर है इस तरीके का। साथ ही जितने भी व्हीकल्स है वो सब जो है व्हीकल्स आपका इस्तेमाल किया जाता है ये कंपेन वगैरह करने में, और जितनी भी रेवेन्यू मशीनरी है वो इलेक्शन रिलेटेड काम में लग जाती है। तो एक ह्यूज लॉस देखने को मिलेगा और सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट इससे उठाने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि आप देख सकते हो। साथ ही सिक्योरिटी फोर्स में इंगेजमेंट, इलेक्शन कंडक्ट कराना एक मैनमथ है, कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। साथ ही आप देखो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी उनको भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पुलिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत होती है कि वो जितने भी बूथ वगैरह है, इलेक्शन हो रहा है, जो वोटिंग वगैरह हो रहा है, तो लोगों को जो है किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन जो है वो स्मूथ तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, इम्पार्शियल पोल्स वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ों का भी यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है और इसके लिए आप देखो कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे रीज़न है। इसके अलावा भी अदर्स रीज़न आप देख सकते हो कि जो फ्रिक्वेंट इलेक्शन होती है ना, इससे जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता है। ऑब्वियस है कि आप देख सकते हो कि हमारी जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाता है, और लोग जो जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ चलते हैं कि सुबह उठते हैं अपने काम में जाते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। इलेक्शन ड्यूटी आप जानते हो कि 12-12 घंटा का लगता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पॉलिटिकल रैलीज़ यहाँ पे होते हैं जिससे कि रोड ट्रैफिक वगैरह आ जाता है, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन आती है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर करना है तो ये पीरियड ऑफ डिसरप्शन होगा। तो पीरियड ऑफ डिसरप्शंस जो है ना वो भी लिमिटेड होंगे कि एक ही दिन अगर डिसरप्ट होना है तो बेटर है कि एक ही दिन 2 दिन जो है लोग यहाँ पे सह लेंगे। लेकिन आप देखते हो कि बार बार ये रिकरिंग इन नेचर है कि बार बार इलेक्शन होता है और बार बार लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है वो डिसरप्ट होती है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंट जो इलेक्शन होती है ना, इससे आप देखते हो कि जब भी इलेक्शन होती है तो कास्ट, रिलीजन और कम्युनल इश्यूज़ जो है ये चरम सीमा पे होता है, ऑन द टॉप ऑफ होते हैं। तो ये सब जो है बार बार उजागर होता है, लोगों को कास्टिज्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे भड़काया जाता है, लड़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे देश में होती है जब जब इलेक्शन होता है। तो एक्चुअली 5 साल में एक बार होगा ना, तो लोगों को इन सारी चीज़ों पर जो है दिमाग कम खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो कि ये मानते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ना वो वोटर्स की जो प्रॉब्लम है उसको कम करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से जो लोग परेशान होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे कम हो पाएगी। यहाँ पे जनरल पॉपुलेशन इंथ्यूज हो पाएगा, वोटर्स जो पर्टिकुलर है वो यहाँ पे अल्टीमेटली जो है वोटर्स पार्टिसिपेशन इन्हेंस हो पाएगा। आप देखो 5 साल में एक बार अगर आपको वोट देना है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ वोट देने आएंगे। लेकिन क्या होता है कि बार बार इलेक्शन होती है और बार बार आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वोट देना होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम होती है, छुट्टी नहीं रहती है, तो वो जाना बेटर नहीं समझते और ये इग्नोरेंस हो जाता है। और हमारे यहाँ जितनी एक्चुअल वोटर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उस तरीके का नहीं होकर इसमें कमी देखने को मिलता है। तो ये सारे रीज़न हैं, ठीक है, ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। अब कंसर्न क्या क्या एसोसिएटेड है, अगर हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इससे क्या क्या परेशानी होगी। सबसे पहली बात है कि आप समझ सकते हो कि एक अगर लोकसभा की इलेक्शन होती है तो उसको मैनेज करने में कितना प्रॉब्लम होता है। अगर किसी राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अगर इलेक्शन होती है तो कितना प्रॉब्लम होता है। अगर सारे इलेक्शन साथ हो जाए तो इसको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो जाएगी ना, यानी कि नंबर ऑफ कंसर्न यहाँ पे रखना होगा, हर एक चीज़ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप देखो कि कैसे असेंबली है, लोकसभा है, इसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है पहली बार में, फिर कैसे यहाँ पे आप देखो कि हर एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, जो कि आप समझ रहे हो। हर एक स्टेट का अपना खुद का पावर डायनेमिक्स होता है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि उनको यहाँ पे टेन्योर मेंटेन करना। जैसे आप देखो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अगर हम लोग देखें कि लोकसभा की अगर 5 साल की कार्यकाल है तो 2015 से मान लीजिए कि ये 2020 चल रहा है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे 20 है। अब 2020 में इलेक्शन हुई तो 2025 में जाकर हमारी लोकसभा की इलेक्शन होगी। लेकिन 28 राज्य की इलेक्शन आप देखो कि हर एक साल होती है। जैसे मान लो कि अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल की इलेक्शन हुई या फिर यहाँ पे उड़ीसा की इलेक्शन हुई, तो लास्ट ईयर 2024 में अगर इलेक्शन हुई तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो जीत के आए हैं लोग, पार्टी जो जीत के आई है, वो अपनी कुर्सी यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर अगले साल वो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? तो मेन यहाँ पे बात यही है कि कौन अपने 4-5 साल की टेन्योर को कट करके जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और एक साथ कौन सा ऐसा ईयर फिक्स होगा, कौन सा ऐसा डेट फिक्स होगा जिसमें कि किसी न किसी राज्य को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और क्या ये फिजिबल है, क्या ये रियलिटी में ऐसा हो पाएगा कि कोई ना कोई राज्य जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे? तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को मेंटेन करना। साथ ही अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखें तो इसमें जो है फिक्स ही नहीं किया गया है, ना ही स्टेट असेंबली की टेन्योर को फिक्स किया गया है, ना ही लोकसभा की टेन्योर को फिक्स किया गया है। ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, जब भी इलेक्टोरल साइकिल जो है डिसरप्ट होता है अगेन, तो उस हिसाब से, जैसे आपको पता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, तो 5 साल से पहले भी ये डिसॉल्व हो जाते हैं।
तो इससे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे संविधान में भी इस चीज़ को यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। तो अगेन इस पे जो है एक मंजूरी लेना वो एक अलग तरीके का यहाँ पे डिफ़िकल्टी है। साथ ही इनकंसिस्टेंट है। अगर वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म की अगर हम लोग बात करें, फेडरलिज्म कहने का क्या मतलब होता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इलेक्शन जो कैलेंडर है किसी भी स्टेट में जो दिया गया है सेंटर के साथ, तो उसको सिंक्रोनाइज़ करना जो कि स्टेट को आप देखो कि कहीं ना कहीं डिप्राइव करेगा। जो वेस्टमिंस्टर हमारी डेमोक्रेसी है, कहने का मतलब है ये एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि अपने आप को डिसॉल्व करने के लिए वो चूज़ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो कि फॉल हो सकती है अगर उन्होंने अपनी मेजोरिटी को प्रूफ नहीं किया। अगर सदन में आप देखो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी पार्टी जीत के आई है, अगर वो मेजोरिटी लॉस कर देती है तो ऐसे भी सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी। तो अगर यहाँ पे सरकार खुद से नहीं गिर रही है, जानबूझ के गिराया जा रहा है, क्योंकि 5 साल के टेन्योर में आप देखो कि कहीं ना कहीं कॉम्पो करना होगा। जो अभी 2-3 साल पहले जो राज्य में सरकार जीत के आई है तो उनको कॉम्पो करना होगा। तो ये तो अगेंस्ट हो गया ना। जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉस होना है मेजोरिटी, बट यहाँ तो ऑटोमेटिक लॉस नहीं हो रहा है, ज़रूरत जानबूझ के यहाँ पे लॉस किया जा रहा है। तो इसको कौन सहेगा? ये जो हमारा अगेंस्ट में जा रहा है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, वेस्टमिंस्टर के डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। तो इसको देखते हैं कि कैसे इसको टैकल किया जाएगा। साथ ही वोटर्स के बिहेवियर में भी इम्पैक्ट आएगा। देखिए क्या हो जाता है कि जब स्टेट की इलेक्शन होती है ना, तो हर एक स्टेट का अपना एक पार्टी होता है, एक अपना मेजर पार्टी होता है, माइनर पार्टी होती है। लोगों को वहाँ पे अपना रहता है कि किनको उनको वोट देना है, कौन उनके पसंदीदा है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग सेंटर में देखें, सेंटर में अगर वो यहाँ पे इलेक्शन होती है तो लोगों की मंशा अलग हो जाती है कि कोई पार्टी कौन से पार्टी को वोट देनी है, किस मेंबर को यहाँ पे वोट देनी है। तो वो अलग तरीके का यहाँ पे आपका जो है किस कैंडिडेट को वोट देनी है, तो वो अलग तरीके का रहता है। लेकिन मान लीजिए कि स्टेट और सेंटर का अगर एक ही दिन यहाँ पे इलेक्शन हो जाए तो आपको लगेगा ना कि लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उनको लगेगा ठीक है, अगर बीजेपी को यहाँ पे दे रहे हैं सेंटर में तो चलो बीजेपी को स्टेट में भी दे देते हैं। तो इस तरीके बहुत सारे लोग हैं ना जो कि सिमिलर करके आ जाएंगे, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। और आपको पता है कि सेंटर और स्टेट की अगर एक साथ इलेक्शन होगी तो कहीं ना कहीं सेंटर का दबदबा ज़्यादा होगा। ज़्यादा लोग जो है ना वो बीजेपी को ही प्रचार प्रसार वो लोग ज़्यादा करते हैं, तो उस पर नज़र ज़्यादा जाएगी। तो इसलिए सेंटर को अगर देंगे तो मे बी ये पॉसिबल है कि स्टेट को भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको लॉस होगी, जो अपने अपने राज्य की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको कहीं ना कहीं लॉस झेलना पड़ेगा। और यही बातें कही जा रही है कि डिसएडवांटेज है, जो रीजनल पार्टी है उनके लिए यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि उनको यहाँ पे सही तरीके से वोट नहीं मिलेगा। अदर इशू अगर हम लोग देखें तो इलेक्टोरेट को यहाँ पे फेस करना होगा मोर देन वंस, यानी कि हर एक 5 साल में। तो इससे अकाउंटेबिलिटी जो पॉलिटिशियन की है और ये बढ़ेगी। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि जो पॉलिटिशियन है वो कहीं ना कहीं ढंग से काम करेंगे। उनको लगेगा कि हर एक 5 साल में ही यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ पाएगी, है कि नहीं। तो ये सारे कॉज ऑफ कंसर्न है। रोड अहेड में कहा जा रहा है, वे फॉरवर्ड है यहाँ पे कि हमें 2 फेज़ में यहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट करानी चाहिए। जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है इसको 2 फेज़ में कंसीडर करने की ज़रूरत है। फेज़ 1 है जो कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा, और फेज़ 2 है जिसमें कि मिड वे में लोकसभा के साथ इसको यहाँ पे जैसे एक बार जो है 5 साल के ख़त्म होने के बाद लोकसभा का इलेक्शन के साथ इसको सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा। और फेज़ 2 में क्या होगा कि मिड वे में, जैसे जो टर्म होगा लोकसभा के मिड वे में 2.5 साल में, उस समय यहाँ पे किया जाएगा। तो इलेक्शन जो कंडक्ट कराया जाएगा हर एक 2.5 साल में 30 मंथ्स में, तो वो इंटायर इलेक्टोरल साइकिल होगा लोकसभा का और सारे स्टेट असेंबली का, जिसको एक साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा। इट मीन्स कि 2 फेज़ में हो गया, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन होगा। एक बार जो है यहाँ पे आपका लोकसभा का होगा और फिर 2.5 साल के बाद जो है यहाँ पे लोकसभा और स्टेट असेंबली का होगा। इस तरीके का यहाँ पे कहा जा रहा है। सेकेंड है कि जो प्री मैच्योर डिसोल्यूशन है उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। अगर लोकसभा के केस में देखें, कहा जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे मूव किया जाएगा। तो इससे क्या है कि नेसेसरली यहाँ पे जो है फर्दर कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के फेवर में है, और इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल जो कि फ्यूचर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इन स्पाइट ऑफ अगर अब अरेंजमेंट देखें तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे लोकसभा जो है डिसोल्यूशन वो अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, तो फिर एक और ऑप्शन है। ये ऑप्शन ये है कि जो रिमाइंडर है, यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा की टर्म जो है वो 4 साल बची है, 3 साल बची है, वो ज़्यादा लंबी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट कर सकते हैं कंट्री में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से, यानी कि एड एंड एडवाइस से, जो कि इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है,
तो जो टाइम है नेक्स्ट हाउस का उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं प्रिस्क्राइब टाइम में। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 साल होने वाला है, अब यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व करने वाली है, तो 4.5 साल में ही हम लोग क्यों ना यहाँ पे एक ऐसा टाइम यहाँ पे रख दे, नेक्स्ट हाउस कब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा वो प्रिस्क्राइब टाइम जो है ये रख दें। तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे एड एंड एडवाइस के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे यहाँ पे बात करके इस चीज़ों को यहाँ पे फिक्स कर लें। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत लंबा है, जो टर्म है बहुत लंबा है, मान लीजिए 3 साल बचा हुआ है, 4 साल बचा हुआ है, तो फ्रेश इलेक्शन जो है वो हो सकता है। और जो हाउस का टर्म है इसी के साथ उसको यहाँ पे रेस्ट ऑफ व्हाट वुड हैव बीन द ओरिजिनल टर्म उस हिसाब से रखा जा सकता है। ओके तो ये 2 बातें कही गई है। अगर लोकसभा की जो टर्म है अगर वो ज़्यादा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 1 साल या कुछ महीने बचे हुए, तो फिर इलेक्शन कराया जा सकता है। और इलेक्शन कराया जा सकता है, फ्रेश इलेक्शन कराया जा सकता है, वो भी पूरे टेन्योर के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे टेन्योर बचा हुआ है 4 साल या फिर 3 साल बचे हुए, तो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए यहाँ पे जो है फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, सो ये क्लियर है। अगर हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे लाया जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के इवेंट में देखें तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि जो साइमल्टेनियसली जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो उस ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पे लेकर आना चाहिए। जैसे कि 2 पार्टी होती है, तो एक पार्टी फॉर में है, एक पार्टी अगेंस्ट में है। तो जो फॉर में पार्टी है उनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि जो पार्टी सरकार में है, जो पार्टी अभी है, तो उन पार्टी की मेजोरिटी नहीं है हाउस में, तो वो जो है सरकार गिर जाती है। तो ये चीज़ें कहा जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उस पार्टी के लिए लाया जा रहा है तो ये भी मैंडेटरी ऑप्शन होना चाहिए कि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाना चाहिए ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी उनके लिए। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मल कोर्स में आप देखो कि जो प्री मैच्योर डिसोल्यूशन है ना असेंबली की, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी कि जो 5 साल से पहले ही जो डिसॉल्व हो जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे पहले से ही रख लिया जाएगा। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सरकार गिर रही है तो चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए कि अपोजिट जो पार्टी है उसमें उनकी मेजोरिटी है कि नहीं, इस चीज़ को भी चेक कर लिया जाएगा। तो फिर ये जो काम होता है कि प्री मैच्योर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये सबसे प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये प्रॉब्लम वाली बात जो है यहाँ से हट जाएगी। और अगर हम लोग देखें तो बाई इलेक्शन का भी स्केड्यूल कहा जा रहा है। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो ये रिकमेंड कर रही है कि जो बाई इलेक्शन है वो भी सारे सीट्स के लिए वो वैकेंट होगा ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहाँ पे एक साथ इसको कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड होना चाहिए। पहले से ही यहाँ पे देख लिया जाएगा कि किस टाइम पीरियड में यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करानी है, तो फिर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्केड्यूल ऑफ जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन मतलब आप जानते हो कि बीच में इलेक्शन होना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर इनका जो है डेथ हो गया या फिर किसी और कारण से जो है वो सीट वैकेंट हो गए, तो फिर बाई इलेक्शन होता है। ठीक है, लॉ कमीशन की भी रिकमेंडेशन है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन है जिनकी टर्म यहाँ पे 6 मंथ्स में एंड होती है आफ्टर द जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का है, तो उसको एक साथ क्लब कर देना है। और साथ ही जो रिजल्ट होगा इस तरीके के इलेक्शन का उसको ये डिक्लेयर करना है एट द एंड ऑफ असेंबली टेन्योर। तो ये चीज़ें इनके द्वारा कहा जा रहा है। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर टर्म यहाँ पे 6 मंथ बचा हुआ है आफ्टर द जनरल इलेक्शन जो कि लोकसभा का है, तो उसको एक साथ क्लब कर देना है। और फाइनली जो है यहाँ पे असेंबली जो 6 मंथ के बाद जो असेंबली की टेन्योर ख़त्म होने वाली रहेगी, तब यहाँ पे एक साथ जो है रिजल्ट अनाउंस कर देना है। तो ये चीज़ें कही गई है लॉ कमीशन के द्वारा। तो जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको भी ध्यान रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये पूरी बातें रही। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि आइडिया कहाँ से निकल कर आया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, तो 1983 में जो है ये आइडिया निकल कर आया था, जो फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। देन 1999 में क्या हुआ कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई जो कि 170 नंबर की थी। फिर 2015 में क्या हुआ कि 79th रिपोर्ट निकल कर आया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का। फिर 2017 में क्या है कि नीति आयोग के द्वारा एक वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया गया है जिसमें कि टाइटल रखा गया है एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि कैसे, कब, क्या और क्यों, कैसे ये इलेक्शन होगा। सो ये पूरा आइडिया रहा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है। डिड यू नो में भी अगर हम लोग देखें तो जो पोस्ट एडॉप्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो इलेक्शन था लोकसभा और ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो 1951 तक चला, यानी कि 1951 से लेकर टिल 1967 तक चला। यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी आप देखो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट हुई है। लेकिन कुछ स्टेट असेंबली जो डिसॉल्व हो गई 1968 में, 1969 में, और उसके कारण आप देखो कि 1970 में फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गए। तो इससे जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो यहाँ पे चल रहा था उसकी यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, यानी कि डिसरप्शंस फिर उसके बाद से देखने को मिला। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्या था, कब था, कभी हुआ भी था कि नहीं हमारे देश में।
तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये हुआ 1967 तक, और फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे फिर ये जो फंडा था ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आप देखो कि इंडिविजुअल तरीके से हर एक स्टेट का और लोकसभा का अपने अपने हिसाब से इलेक्शन होते रहा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें कि ये फिर से कहा जा रहा है कि इस पर थिंक करें। तो ये क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, हम लोग देखें यहाँ पे बात की जा रही है कि थर्ड ईयर को भी इंक्लूड करना। साथ ही ये ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि पेरेनियल इलेक्शन मोड है, पॉलिसी और गवर्नेंस डेफिसिट हो जाती है, इलेक्शन में बहुत खर्चे होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट यहाँ पे है। साथ ही अगर देखिए इंगेजमेंट जो कि सिक्योरिटी फोर्स का जो है जहाँ पे होना चाहिए इंगेजमेंट वहाँ पे ना हो के इलेक्शन वाले एरिया में हो जाता है। कुछ अदर्स भी देखो तो नॉर्मल पब्लिक लाइफ डिसरप्ट हो जाते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन है, कास्टिज़म बढ़ जाती है, रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे राइट्स वगैरह होने लगते हैं। कंसर्न क्या क्या है कि कैसे ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के इनकंसिस्टेंट रहना होगा, इम्पैक्ट होगा वोटर्स की जो बिहेवियर है, और जो रीजनल पार्टीज़ है उनको डिसएडवांटेज झेलना होगा। कुछ और भी यहाँ पे बातें हैं। रोड अहेड में भी हम लोग ने यहाँ पे देखा, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन देखे, साथ ही इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन देखे। तो ये इस तरीके का एक सुझाव है जो कि सही है, इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्ट किया जा सकता है। देखते क्या होता है आगे, बट आज के लिए बस इतना ही, यानी कि ये 2 टॉपिक आज के लिए काफ़ी है। कल फिर मिलती हूँ मैं इसी टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।